हेलो स्टूडेंट, सबका एग्जाम नजदीक आ गया है और आप पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित भी हो। सबसे ज्यादा चिंता आपको केमिस्ट्री में लेके हो रहा है। केमिस्ट्री की पढ़ाई हम कैसे करें, क्योंकि केमिस्ट्री में इतने सारे रिएक्शंस है, इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जिसको लेके आप काफी चिंतित हो। साल भर में आपने काफी अपना नोट्स भी बना लिया है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने नोट्स की पढ़ाई कैसे करें, किस चैप्टर को कहाँ से स्टार्ट करें। ये आपको काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो एग्जाम के पहले, एग्जाम की एक रात आपको कैसे अपनी पढ़ाई करके जानी है केमिस्ट्री में, आज वही हम आपको प्लान बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको वहां से स्टार्ट करना है जो चैप्टर आपको आसान लग रहा हो। कंफर्म। जब आप अपने छोटे चैप्टर से स्टार्ट करोगे और आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। कंफर्म। उसके बाद आप पहले सिंपल चैप्टर को सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हार्ड चैप्टर की तरफ मूव करोगे। आपको डायरेक्ट ऑर्गेनिक में कदम नहीं रखना है, आपको शुरुआत करनी सबसे पहले फिजिकल से। ठीक, फिजिकल में जो सबसे पहला चैप्टर है वो सोल्यूशन है, दूसरा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तीसरा जो आपका चैप्टर आता है वो केमिकल काइनेटिक आता है। अगर हम अपनी ओपिनियन की बात करें तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि सबसे पहले आपको केमिकल काइनेटिक्स से शुरुआत करनी चाहिए। वजह यह है कि क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में जो हेडिंग है वो कम है। ठीक है, जब आप उसको पढ़ लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी है, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है केमिकल काइनेटिक्स से। और अगर हम बात करें कि इस केमिकल काइनेटिक का मार्क कितना है, बोर्ड में हमसे कितना पूछा जाएगा, तो केमिकल काइनेटिक से 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना क्या क्या है, इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है, पहले तो आपको पढ़ना है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस पढ़नी है। ये आपको बस इतनी चीजें पढ़नी है, शुरुआत आपको यहीं से करनी है, इनके बीच में डिफरेंस आपको पढ़नी है। जब आप इतना चीज़ें पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको फिर से क्या पढ़नी है, इसमें आपको फिर से पढ़नी है यहाँ पर ऑर्डर, जो आपको पढ़नी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको पढ़ना क्या है कि सबसे पहले तो इसकी डिफिनीशन पढ़नी है आपको। अगर आपने डिफिनीशन इसका पढ़ लिया तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। जब आप प्रॉपर्टी, उसके बाद आपको इसकी पढ़नी है यूनिट, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक फार्मूला पढ़ना है। वो फार्मूला होता है 2.303/T log a और a माइनस एक्स। ये फार्मूले का डेरिवेशन भी आपको पढ़ना है और इस फार्मूले से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पढ़नी है। जो न्यूमेरिकल आएगा केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही न्यूमेरिकल आने हैं, बाकी किसी से न्यूमेरिकल नहीं आना है। कंफर्म हो, ये बातें आपसे सीख गए। फिर आपको पढ़ना है इस चैप्टर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको पढ़ना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या पढ़नी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको डिफिनीशन पढ़नी है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद इसके यूनिट को आपको याद रख लेना है कि इसका यूनिट क्या होता है। कंफर्म हो, इतनी बात तो आप सीख गए। जब इतना आप चीजें पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है आर्हेनियस इक्वेशन, और इस आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड आपको केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, केवल और केवल न्यूमेरिकल, ये आर्हेनियस इक्वेशन से। ठीक, अब आप आर्हेनियस इक्वेशन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे तब आपको पढ़ना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है रेट। रेट जो होते हैं वो दो टाइप में होते हैं, एक होता है एवरेज रेट और एक को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब ये दोनों रेट से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, न्यूमेरिकल। उसके बाद आपको ये पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। बस इतना ही आपको क्या करना है, इस चैप्टर में हेडिंग पढ़नी है। तो देखो कितना सिंपल है यार, पहला चैप्टर आपका तैयार हो गया। देखो आपको क्या पढ़नी है, ये पढ़नी है एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, बस ये देखो चौथी हेडिंग, पांचवी हेडिंग, छठी हेडिंग, चैप्टर कंप्लीट हो गया। टाइम लगा क्या, नहीं ना, आसान लग रहा है ना। चलो, उसके बाद जब आप ये 7 नंबर आप अपना तैयार कर लोगे तब फिर आप मूव करना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस साल का सबसे लंबा चैप्टर है। कितने नंबर का है, 9 मार्क्स का है। कंफर्म हो कि नहीं हो, सबसे लंबा चैप्टर है, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना हो। ठीक है ना। चलो, अगर हम बात करें अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की,
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर हम अपनी बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप मेरे साथ साथ इसको कॉपी भी करते चलोगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम मार्किंग करें तो बताओ, ये है इस साल का सबसे बड़ा चैप्टर 9 नंबर का। ठीक है, आपको शुरुआत कहां से करनी है भाई? आपको शुरुआत करनी है सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपको एक हेडिंग है, उसको भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लोगे तब आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इस सीरीज का एप्लीकेशन भी आपको पढ़ना है। अब इससे याद रखो कि इससे क्वेश्चन आता है तो आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हैं, हर साल इसके आने हैं। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, इसके किसी 2 एप्लीकेशन को लिखना रहता है। ठीक है ना, तो इसको विशेष ध्यान देंगे, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये एप्लीकेशन और इसकी डेफिनेशन। ठीक, जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लोगे तब आपको फिर से पढ़ना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शॉर्ट फॉर्म में इसको EMF के नाम से भी जानते हो। उसके बाद आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SHG के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे नस्ट इक्वेशन, जो सबसे महा इम्पोर्टेंट है और ये एकदम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है तो जाना है। इससे आने वाला है न्यूमेरिकल, हर कीमत पे न्यूमेरिकल आएगा, इसको नहीं छोड़ के जाओगे, एकदम पूरा पढ़ के जाओगे, कंफर्म ना। उसके बाद नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल आता है और वो न्यूमेरिकल होता है रिलेशन बिटवीन, ये देखो, E0 सेल एंड डेल्टा G0। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, न्यूमेरिकल आता है, कंफर्म होना। ये पढ़ के जाना है, ये न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है आपको। जब इतना आप पढ़ लोगे तो फिर आपको पढ़ना है, यहां पर देखो, आपको पढ़ना है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बाद आपको पढ़ना स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, फिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। आपको पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी और आपको पढ़ना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब ये इनके बारे में पढ़ना क्या क्या है हमको, तो इनके बारे में पढ़ना है, इस हेडिंग के बारे में आपको पढ़ना है, इनकी डिफिनीशन आपको आनी चाहिए, डिफिनीशन आपको डायरेक्ट इनकी आनी चाहिए। डिफिनीशन के साथ साथ आपको फिर क्या पढ़नी है, इनकी यूनिट आपको आनी चाहिए। यूनिट अगर आपको आने लगा तो इसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है इसके, ये तीनों चीजें पढ़नी है इसके अबाउट, कंफर्म ना। अब देखो, जब इतनी सारी चीजें पढ़ लोगे तब हमको एक और हेडिंग पढ़नी रहती है। वो हेडिंग कई साल ऐसे लिखने के लिए डायरेक्ट आता है कि अगर मान लो हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर ये जो कंडक्टिविटी है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये आपको लिखना है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये पढ़ लोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको हेडिंग पढ़नी है कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ के आपके एप्लीकेशन और आपका इसका न्यूमेरिकल, ये आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये महा इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ठीक है, कोलराउस लॉ पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है फैराडे लॉ।
फैराडे ने 2 लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ और एक होता है फैराडे सेकेंड लॉ, और दोनों लॉ के आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं। ठीक है, फैराडे लॉ के बाद आपको पढ़ना है लास्ट में सेल। तो सेल जो होगा 3 सेल बस आप पढ़ के चले जाना। एक तो ड्राई सेल, एक होगा लेड स्टोरेज सेल, और एक आपको पढ़ना है फ्यूल सेल। सेल से थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं, पर इस साल ये जो चैप्टर है काफी स्कोरिंग हो गया, इसलिए यहाँ पे इस बार क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही बनने वाले हैं कंफर्म। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बस इतनी टॉपिक आपको पढ़नी है। ठीक, अब आपको पढ़ना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि ये कितने नंबर का है, तो सॉल्यूशन आपका है ये 7 मार्क्स का है। ठीक, सॉल्यूशन में डायरेक्ट आपको शुरुआत कहां से करनी है, तो डायरेक्ट शुरुआत आपको करनी है मोलैलिटी और आपको पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। ये जो भी प्लान आप कर रहे हो वो आप एग्जाम के एक रात पहले या एक दिन पहले के आप प्लान कर रहे हो, कंफर्म हो ना। अब देखो इनके बारे में क्या पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है डिफिनीशन और इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल। याद रखें आप, इससे पूरे अगर हम ये बात करें मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन लगभग हर साल पूछते जाते हैं। ठीक है, जब इतना पढ़ लोगे तो आपको डायरेक्ट मूव करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के तरफ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो आपको हेडिंग पढ़नी है वो पढ़नी है पहले ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको पढ़ना है सबसे पहले कि इनकी डिफिनीशन, हम कहते किसे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर आपको पढ़नी है रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको पढ़ना है वॉन्ट्स हाफ इक्वेशन, और इस वॉन्ट हाफ इक्वेशन से आपको लगाना है न्यूमेरिकल। ठीक, लास्ट में एक और हेडिंग पढ़ लेना इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कंफर्म हो ना। अब जब ये पढ़ लोगे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के बाद फिर आपको क्या पढ़ना रहेगा, इसमें आपको पढ़ना रहेगा फिर से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या पढ़ना है, एक तो आपको डिफिनीशन पढ़नी है, फिर आपको ये पढ़नी है यहां पर राउल्ट्स लॉ पढ़ना है, महा इंपॉर्टेंट है ये। और उस राउल्ट्स लॉ की कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशंस को भी पढ़ना है। राउल्ट्स लॉ पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल देखनी है, और उसके बाद आपको यहां से क्या करना है कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस आपको देखना है। ये हो गया आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में किसी सोल्यूट को मिलाया जाता है तो उसके वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब देखो जब ये पढ़ लोगे तो फिर आपको क्या पढ़ना है, आपको फिर से पढ़ना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद आपको पढ़ना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ना है आपको सबसे पहले डिफिनेशन, फिर आपको यहां से पढ़नी है आपको रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी, इनके बीच में आपको रिलेशन पढ़ना है।
फिर आपको पढ़ना है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डिफिनेशन। और ये जो आप जब रिलेशन डेवलप करोगे तो उसमें आपको एक इक्वेशन मिलेगा, उसी इक्वेशन का आपको यहाँ पे लगाना है न्यूमेरिकल, उसी इक्वेशन से रिलेटेड। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बाद आपको पढ़ना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में भी आपको सबसे पहले आपको क्या सीखना है, डिफिनीशन ही सीखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है रिलेशन, यहां भी आपको रिलेशन डेवलप करना है, रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी, इनके बीच में आपको रिलेशन डेवलप करना है। रिलेशन जब डेवलप हो जाएगा तो फिर आपको एक डिफिनीशन पढ़नी है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की। फिर आपको यहां पे लगा लेना है न्यूमेरिकल इस फार्मूले से। जब इतना सारी चीजें आप पढ़ लोगे तब फिर आपको पढ़नी है यहां पर, आपको यहां से पढ़ लेना है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, इस हेनरी लॉ की लिमिटेशन और फिर उसके बाद इसके कुछ एप्लीकेशन भी हैं कि हेनरी लॉ लगाते कहाँ हैं, तो इसके एप्लीकेशन पढ़नी है। इसमें लास्ट हेडिंग पढ़नी है आपको वांट हाफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में रिलेशन पढ़ना है न्यूमेरिकल के पर्पस से। अगर आप न्यूमेरिकल लगाना चाहते हो तो इससे कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, कंफर्म होना। ये आपको केवल पढ़ना सॉल्यूशन में, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने क्या क्या चीजें पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक और सॉल्यूशन। ये तीनों चैप्टर अगर कि हम बात करें तो तीनों चैप्टर मिला के हमारे टोटल कितने हो गए, तो टोटल हमारे हो गए 23 मार्क्स के, कंफर्म ना। अब हमको जब ये पहला चैप्टर, जब इतना 3 चैप्टर पढ़ लेंगे 23 मार्क्स के, तब हमारा कॉन्फिडेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा, कंफर्म हो। अब हमको क्या करना है कि जब ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे, 23 मार्क्स जब मेरा तैयार हो जाएगा तो हम कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, कंफर्म हो ना। लंबी सांस लेनी है, पासिंग होने भर का नंबर आपको मिल गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, चलना है डी ब्लॉक के तरफ। डी ब्लॉक के तरफ सबसे पहले आपको डी ब्लॉक की अगर हम बात करें, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, तो दोनों चैप्टर मिला के अगर हम बात करें तो ये भी 7 नंबर का है। अगर इनके भी अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये भी 7 नंबर के चैप्टर्स हैं। इसमें कुछ ज्यादा हेडिंग पढ़नी नहीं है, जो भी हेडिंग पढ़नी है केवल डिफिनीशन ही पढ़ना है, रीजन आपको बताना है। पहले तो आपको ये पता करना है कि ट्रांजिशन मेटल कहते किसे हैं। ट्रांजिशन में डायरेक्ट पूछता है कि ट्रांजिशन मेटल है क्या। ट्रांजिशन मेटल पढ़ने के बाद आपको जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये पूछता है कि क्यों शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद ये जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। क्यों करते हैं ये आपको बताना है। इनके अंदर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का कैरेक्टर होता है। ये भी पूछा जाता है क्यों होता है। ये जो होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड भी बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। तो ये भी डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद जब इतना चीजें आप पढ़ लोगे, इनके अंदर होता है फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, फॉर्मेशन एलॉय। ये एलॉय का भी
फॉर्मेशन करते हैं, इसका भी रीजन पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। एलॉय फॉर्मेशन के बाद इनके अंदर पाया जाता है मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो ये पूछा जाएगा कि ये जो मैग्नेटिक नेचर, अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो दो टाइप में होता है, एक होता है डायामैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। तो आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे, पूछा जाएगा कि ये डायामैग्नेटिक होंगे कि पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, ज्यादातर जो हमको कंपाउंड मिलते हैं वो डायामैग्नेटिक ही मिलते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। डी ब्लॉक, लगभग डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसलिए डायामैग्नेटिक नेचर इनका ज्यादा होता है। तो मैग्नेटिक नेचर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको इनके अंदर एक कैरेक्टर पाया जाता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड। तो ये भी पूछता है कि इंटरस्टेशियल कंपाउंड ये क्यों बनाते हैं। जब इंटरस्टेशियल कंपाउंड आप पढ़ लोगे तो इनके बाद इनका पढ़ लेना एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। और जब आप इनका एटॉमिक रेडियाई पढ़ोगे तो इस एटॉमिक रेडियाई में दो टर्म्स आते हैं, एक को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड और एक को बोलते हैं एक्टिनॉइड कंट्रक्शन। लेंथेनाइड कंट्रक्शन और एक्टिनाइड कंट्रक्शन में से ज्यादातर लेंथेनाइड कंट्रक्शन ही पूछा जाता है, कंफर्म हो। एटॉमिक रेडियाई पढ़ोगे तो आप ये भी दोनों टॉपिक उसी के साथ कवर कर लेना। इतना आपने पढ़ लिया। उसके बाद दो ही कंपाउंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, दो कंपाउंड हैं। एक देखो कंपाउंड कौन से, एक तो है मेरा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक है KMnO4 पर मैग्नेट। दोनों का फॉर्मेशन पूछेगा, फॉर्मेशन किसको बनाना कैसे है। तो इसको बनाया जाता है देखो क्रोमाइट ओर से और इसको बनाया जाता है पाइरोलुसाइट ओर से, लुसाइट ओर से। तो ये डायरेक्ट पूछता है कि क्रोमाइट ओर से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाओगे या पाइरोलुसाइट ओर से KMnO4 कैसे बनाओगे। इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक तो पूछेगा, तो पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है, इसको पूछने के बाद ये क्या करेगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूछेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों में से किसी का भी। अब अगर ये केमिकल प्रॉपर्टीज पूछेगा तो स्पेशली इनका ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज पूछता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इनकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज को पूछता है। ये है आपके डी ब्लॉक में। ठीक, अब समझो, अगर हम एफ ब्लॉक की तरफ मूव करें तो एफ ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज पढ़ के जाना। एफ ब्लॉक में देखो, एक तो पूछेगा डिफरेंस, या तो आपसे डिफरेंस पूछ ले या तो सिमिलैरिटी पूछ ले बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। इन दोनों के बीच में क्या, या तो दोनों के बीच में सिमिलरिटी पूछ देगा या तो दोनों के बीच में क्या पूछेगा, डिफरेंस पूछ देगा। ठीक है, डी ब्लॉक से इतना ही क्वेश्चंस आने हैं। अब उसके बाद हम मूव करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ। अगला मेरा जो मूवमेंट है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स की भी अगर हम मार्किंग की बात करें तो ये भी आता है 7 मार्क्स का। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको शुरुआत कहां से करनी है, तो लिगेंड्स और लिगेंड्स के टाइप पढ़नी है। इसमें स्पेशली एम्बीडेनेटेड लिगेंड और कीलेट लिगेंड जरूर देख लेना आप। ठीक है, अब जब आप ये पढ़ लोगे लिगेंड्स, तो लिगेंड्स पढ़ने के बाद फिर आपको पढ़ना रहता है यहाँ पे
कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, हर साल इससे क्वेश्चन आता है तो आता है। नॉमेनक्लेचर आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक। जब नॉमेनक्लेचर आप पढ़ लोगे फिर उसके बाद आपको क्या करना, 3 थियरी पढ़नी है। एक देखो यहाँ पे 3 थियरी है। एक थियरी है जो हम कहते हैं वर्नर थियरी, वर्नर थियरी। उसके बाद आपको पढ़नी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में CFT कहते हैं उसको। उसके बाद आपको पढ़नी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में इसको VBT के नाम से भी जानते हैं हम इसको। इसमें से ये जो VBT है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है। और देखो इन तीनों थियरी के लिमिटेशन भी आपको साथ ही साथ पढ़नी है कि इन तीनों थियरी के लिमिटेशन। वैलेंस बॉन्ड थियरी से क्वेश्चन क्या बनाता है, या तो डायरेक्ट इस थियरी को लिखने के लिए कह दे, या तो किसी एक कॉम्प्लेक्स को देगा और कॉम्प्लेक्स देने के बाद कहेगा उस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन बताइए आप, और वो भी हाइब्रिडाइजेशन किससे बताना है, वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद बोलेगा किसका स्ट्रक्चर बताइए आप, किसका स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर कहेगा किसका मैग्नेटिक नेचर बताइए, किसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, ये पूछेगा वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग। कंफर्म हो ना। जब वैलेंस बॉन्ड थियरी आप पढ़ लोगे उसके बाद आपको बस एक और हेडिंग पढ़ लेनी है, ठीक है। उस हेडिंग को आपको पढ़ना है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो ये जो आइसोमेरिज्म होगा वो होगा 2 टाइप में, एक तो स्ट्रक्चरल और एक होगा जियोमेट्रिकल। जिसमें से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को थोड़ा विशेष ध्यान दे लीजिएगा आप। कंफर्म हो ना। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इस तरीके से आपका पहला बुक कंप्लीट भी हो गया। अगर हम पूरे पहले बुक की बात करें तो हमारा जो पहला बुक है वो टोटल आपको 37 नंबर दे देगा। सोचो, अब जब पहला बुक आपका तैयार हो गया तो बस फिर से लंबी सांस लेनी है, ठीक है, रिलैक्स होना है। अब आपको सेकेंड बुक की तरफ मूव करना है, ठीक। सेकेंड बुक ऑर्गेनिक है। सेकेंड बुक में आपको पहला जो चैप्टर मिलता है वो हेलो एल्केन हेलो एरीन मिलता है, हेलो एल्केन हेलो एरीन। अब ये अगर हम इसके मार्क्स की बात करें, ये कितने नंबर्स का है, तो ये 6 मार्क्स का है। कंफर्म। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हेलो एल्केन का, तो देखो ऑर्गेनिक में 2 ही चीज आपको पढ़नी रहती है। एक तो भाई जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसको कैसे बनाओगे, जैसे हेलो एल्केन पढ़ना है तो हेलो एल्केन को कैसे बनाना है, और उसके बाद इस हेलो एल्केन की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, बस 2 ही टाइप पढ़ने रहती हैं। तो सबसे पहले हेलो एल्केन को हमको बनाना कैसे है, मतलब इसका MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम तो जो पहला मेथड है, ठीक है, पहला मेथड है वो है बाई एल्कोहल, बाई एल्कोहल, एल्कोहल के थ्रू हमको बनाना है। अब एल्कोहल का रिएक्शन किससे करके बनाना है हेलो एल्केन को, तो एक ऑप्शन आपके पास है कि HX के साथ रिएक्शन कर लो, एक ऑप्शन है कि PCl3 के साथ रिएक्शन कर लो, एक ऑप्शन है PCl5, और एक ऑप्शन है SOCl2 जिसको हम कहते हैं थायोनील क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है। कंफर्म है ना। और इस रिएक्शन को ही हम कहते हैं डार्जन रिएक्शन। ये है डार्जन रिएक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। कंफर्म हो ना। अच्छा, ये हो गया आपका। उसके बाद जब आप ये सीख लोगे तो दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा एल्कीन के थ्रू आपको बनाना है, बाई एल्कीन, बाई एल्कीन। अब आपको करना क्या है कि एल्कीन लेना है और हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्शन करके हेलो एल्केन बनाना है।
एल्कीन का मतलब हो गया कि कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। ये बात समझ गए ना। ये आपको बस इतने मेथड से आपको हेलो एल्केन बनाना है, ठीक। अब उसके बाद कुछ नेमिंग रिएक्शन है जिसके थ्रू हेलो एल्केन बनाया जाता है। जैसे नेमिंग रिएक्शन है हुंस-डीकर रिएक्शन। इस हुंस-डीकर रिएक्शन के थ्रू हमको बनाना है एल्किल ब्रोमाइड। फिर आपको यहां से फिनकेल-स्टीन रिएक्शन है। फिनकेल-स्टीन रिएक्शन से आपको बनाना रहता है एल्किल आयोडाइड। फिनकेल-स्टीन रिएक्शन के बाद आपको एक पढ़ना है स्वार्ज रिएक्शन। इससे आपको बनाना है एल्किल फ्लोराइड। तो ये भी आपके हेलो एल्केन बनाने के ये रिएक्शन है। जितने भी नेमिंग रिएक्शन है सारे नेमिंग रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक। जब ये पढ़ लोगे तब आपको पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये मेथड था पूरे बनाने का। अब आपको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो है आपको पढ़ना है रिएक्शन विथ मेटल। और दो ही मेटल के साथ रिएक्शन देखना, एक तो सोडियम मेटल और एक देखना है मैग्नीशियम मेटल। अब यहां से जब सोडियम मेटल मेरा रिएक्शन करेगा, व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट, तो जब सोडियम मेटल रिएक्ट करता है भैया तो तीन रिएक्शन दिखते हैं आपको। एक दिखता है जिसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। एक होता है जिसको हम कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। और उसके बाद तीसरा इन दोनों को मिला के हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये तीन रिएक्शन जो नेमिंग रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप क्या पढ़ोगे यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम एसएन रिएक्शन भी कहते हैं। ये जो एसएन रिएक्शन होता है वो दो टाइप में होता है, एसएन फर्स्ट और ये होता है एसएन सेकेंड। एसएन फर्स्ट और एसएन सेकेंड में पढ़ना क्या है, पढ़ना है मैकेनिज्म, इन दोनों का मैकेनिज्म और दोनों की रिएक्टिविटी ऑर्डर, बस इतना पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। कंफर्म ना? अच्छा, दोनों का मैकेनिज्म एक साथ पढ़ोगे तो दोनों का डिफरेंस भी आपसे अगर पूछेगा तो आप लिख ले जाओगे। उसके बाद आपको पढ़नी है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, इस एलिमिनेशन रिएक्शन को डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो देखो कितना सिंपल है यार, केमिकल प्रॉपर्टीज में कितना, एक हेडिंग, ये दो हेडिंग और ये तीन हेडिंग। बस आपको टोटल और टोटल इतना ही तीन हेडिंग पढ़नी है। एक हेडिंग ये पढ़नी है, एक ये वाली हेडिंग पढ़नी है, उसके बाद आपको एक ये हेडिंग पढ़नी है और ये तो तीनों हेडिंग को आपको एक साथ पढ़ लेना। बस इतना ही पढ़ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। हेलो एल्केन कंप्लीट हो गया, ये कंफर्म। हेलो एल्केन के बाद आप हेलो एरीन भी देख लो। हेलो एरीन में क्या क्या पढ़ना है। हेलो एरीन की अगर हम बात करें, हेलो एरीन्स, तो हेलो एरीन्स में भी अगर हमको देखना है एमओपी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, की बनाना कैसे है, तो पहला एक देख लेना बाई बेंजीन। हालांकि बेंजीन से डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कहेगा कि हेलो एरीन बनाने का कोई 2 या 3 मेथड आप लिखो, तो ये आपके पास जब ऑप्शन रहेगा तभी आप लिख पाओगे। और दूसरा जो है ये है सेंडमायर रिएक्शन। ये जो सेंडमायर रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हेलो एरीन बनाने के मेथड हो गए, ठीक। जब आप हेलो एरीन बनाने का मेथड पढ़ लिए
तब आप इसकी क्या पढ़ोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। ठीक, तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं, इसके कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, अब हमको पढ़ना है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अब ये किससे किससे रिएक्शन करेगा, प्रॉपर्टीज। देखो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो कितने टाइप में होते हैं, तो वो होते हैं 4 टाइप में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 4 टाइप, एक होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रेशन, दूसरे को हम बोलने वाले हैं हैलोजनेशन, हैलोजनेशन, तीसरे को हम पढ़ने वाले हैं सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट सल्फोनेशन अगर नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजनेशन और नाइट्रेशन आप कर लो तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, जब इतना पढ़ लोगे तो एक इसमें एक और हेडिंग पढ़नी है जिसको हम कहते हैं डीडीटी। डीडीटी को कैसे बनाना है बस ये देख लेना है, और एक अलग से आपको हेडिंग पढ़ लेनी है जिसको हम बोलेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हैलोफॉर्म से क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म दोनों बन सकते हैं। देखो हैलोएरिन में बस इतना ही हेडिंग पढ़नी थी, आसान है कि नहीं, इसके बाद कुछ भी मत पढ़ना। ठीक है, चलो समझ गए कि नहीं। ये हो गया आपका 6 मार्क्स का हेलो एल्केन हैलोएरिन कंप्लीट। अब आपको मूव करना है अल्कोहल फिनॉल ईथर की तरफ। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर की हम बात करें, अल्कोहल फिनॉल और ईथर, अगर इसके भी हम मार्क्स की बात करें तो इसका भी मार्क्स है 6 नंबर। सबसे पहले अल्कोहल ही आपको पढ़नी है। अल्कोहल का एमओपी लिख लो कि कैसे कैसे बनाना है अल्कोहल को। पहला जो मेथड है, पहला अल्कोहल बनाने का जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब है वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, एल्कीन का मतलब हो गया कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये एल्कीन को वाटर के साथ रिएक्शन करा के आपको अल्कोहल बनाना है। लेकिन बात इंपॉर्टेंट इसमें जानते हो क्या है, इसकी जो मैकेनिज्म है ना भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहला मेथड था तुम्हारा। दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट के द्वारा, बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जो तीसरा मेथड है भाई वो फर्मेंटेशन है। बस ये 3 मेथड से आपको अल्कोहल पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम आपको इसका केमिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सबसे पहला, जो सबसे पहला है वो है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इससे 2 कंपाउंड मिलने वाला है आपको, एक तो बनता है आपका एल्कीन, एल्कीन, और दूसरा बन जाता है ईथर। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट जानते हो क्यों भाई, देखो इसका भी मैकेनिज्म ही पढ़ के जाना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल दोनों में से कोई ना कोई एक पूछता है, ये वाला या तो ये वाला। देखो यहाँ पे क्या है कि एल्कीन से अल्कोहल बनाया हो, और इसमें क्या है कि अल्कोहल से एल्कीन पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई ना कोई एक मैकेनिज्म पक्का आएगा, कंफर्म है ना, ये याद रख के जाना है आपको। जब आप ये पढ़ लोगे फिर उसके बाद इसमें एक हेडिंग होती है, मतलब एक अलग से केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है जिसका नाम है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन,
एस्टरिफिकेशन का मतलब हो गया एस्टर का बनना। और एक अलग से आपको हेडिंग पढ़नी है मेथिलेटेड स्प्रिट, ये डिफिनीशन एक तरीके से है, तो केवल आपको इसकी डिफिनीशन जान जाना है कि मेथिलेटेड स्प्रिट कहते किसे हैं, ठीक है। उसको डीनेचर ऑफ एल्कोहल भी कहते हैं। ये है बस एल्कोहल में इतना ही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। अब जब एल्कोहल में इतना टॉपिक पढ़ लोगे तो हम मूव करेंगे आपको फिनॉल की तरफ। फिनॉल, फिनॉल तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है यार, फिनॉल की कोई हेडिंग छोड़नी नहीं है। तो फिनॉल का हमको क्या करना है कि सबसे पहले एमओपी, पहला मेथड बाई क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के द्वारा ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को डाउ प्रोसेस कहा जाता है। दूसरा बाई बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तीसरा जो प्रोसेस है वो है बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जो चौथा प्रोसेस है उसको हम कहते हैं बाइक्यूमीन प्रोसेस। अब क्या पूछा है ना कि फिनॉल, पूछा है कि फिनॉल को किसी भी 2 या 3 मेथड से आप बनाओ, या तो डायरेक्ट नाम से पूछ देता है, ठीक है। ये इसके है मेथड, बनाने के मेथड है। अब हमको क्या पढ़ना है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, किसके कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो हमको क्या करना है कि अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला रिएक्शन विथ जिंक पाउडर, ये कई साल पूछ चुका। दूसरा कोल्बे रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्बे रिएक्शन। तीसरा आपको क्या देखना है, रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन के बाद आपको देख लेना है कपलिंग रिएक्शन। फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका आपको पढ़ना है नाइट्रेशन। उसके बाद इसका पढ़ना है हैलोजनेशन। और उसके बाद पढ़ लेना इसका फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। ये इसका जो नाइट्रेशन है इसमें बनता है एक जगह पिक्रिक एसिड, तो जो पिक्रिक एसिड वाला है वो इंपॉर्टेंट है आपका, कंफर्म होना। इसमें बस फिनॉल में आपको इतना ही चीजें पढ़नी है, फिनॉल आपका हो गया कंप्लीट। अब एक चीज और इसका देख लेना कि पूछता है कि फिनॉल का एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ये इंपॉर्टेंट है। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल ये कई साल पूछा है कि फिनॉल का एसिडिक नेचर क्यों होता है। कुछ कैरेक्टर आपको लिखने रहते हैं जिससे प्रूफ हो जाए कि फिनॉल एसिडिक होते हैं। अब हम फिनॉल देख लिए, तब हमको देखना है ईथर। ईथर में देखो तो ईथर का जो एमओपी है मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक, वो एक पहला रिएक्शन आप मतलब एक ही रिएक्शन आप इसमें देख लेना, बाई विलियमसन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो एक आपको देखना है ऑक्सीडेशन। अगर ईथर का ऑक्सीडेशन होता है तो वो एक्सप्लोसिव हो जाता है, इसीलिए ईथर को हमेशा कलर्ड बॉटल में रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है कि ईथर को कलर्ड बॉटल में क्यों रखते हैं, तो उसके ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। दूसरा है रिएक्शन विथ HX, हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके 3 ही रिएक्शन तो हैं जो काफी इंपॉर्टेंट ही हैं, कंफर्म होना, ठीक है। ये ईथर में बस आपको ये पढ़ना है। और एक पढ़ लेना है आपको
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसॉल, ये एनिसॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। ईथर आपका कंप्लीट हो गया। एल्डिहाइड की अगर बात करोगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऑर्गेनिक का ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। देखो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसके हम मार्क्स की बात करें, इसके जो मार्क्स हैं वो 8 हैं। ठीक है, सबसे पहले ये एल्डिहाइड और कीटोन को एक ही साथ, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो एक ही साथ बन जाते हैं। तो अगर ये MOP आपको पढ़नी है, MOP बनाने का मेथड, पहला बाई अल्कोहल, इस मेथड को हम कहते हैं डी हाइड्रोजनेशन। देखो डी जहां लग जाए समझो कि चीजें निकल रहा है, हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन निकलेगा इस रिएक्शन में। ठीक है, दूसरा देखो बाई ग्रिग्नार्ड एजेंट, GR के साथ ग्रिग्नार्ड एजेंट। तीसरा जो है नेमिंग रिएक्शन है रोजेन मुंड रिडक्शन, और जो चौथा है वो स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। ये नेमिंग जितने भी रिएक्शन होते हैं सारे नेमिंग रिएक्शन आपको पढ़ने रहते हैं। एक और इसमें आपको पढ़ लेना है बाई कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट के द्वारा। उसके बाद जब ये पढ़ लोगे तो डायरेक्ट इनका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली हेडिंग है वो है एडिशनल रिएक्शन। और एडिशनल रिएक्शन में देखो किससे रिएक्शन देखना है, HCN सोडियम बाइसल्फाइड और ये अल्कोहल, जिसमें से सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों का पूछा जाता है। सोडियम, ये मतलब ये सोडियम बाइसल्फाइड और हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन वाला। उसके बाद आपको क्या देखना है, दूसरा रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन विथ हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन। उसके बाद रिएक्शन विथ 2,4 DNP और एक होगा 6 रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, ये चैप्टर बड़ा है तो इसमें थोड़े से क्वेश्चंस जो रिएक्शन है वो भी कुछ ज्यादा ही बढ़ने वाले हैं। अब इसमें एक और रिएक्शन आपको देखना है, उस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विथ अमोनिया। लेकिन इसमें जो अमोनिया का रिएक्शन देखना है वो केवल देखो किसके साथ कराना है, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया से कराना है तो यूरोट्रोपिन बनता है जो यूरिन इन्फेक्शन में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कह सकते हो, ये सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैनिजारो रिएक्शन, और उसी का एक होता है क्रॉस कैनिजारो। इसी तरीके से महा इंपॉर्टेंट एक और रिएक्शन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहेंगे एल्डोल रिएक्शन।
और इसी का क्रॉस एल्डोल भी होता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजल्डिहाइड बनाने के एक, अच्छा इसका रिडक्शन भी रिएक्शन देखो होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में दो रिडक्शन रिएक्शन आपको ज्यादा फोकस करनी है। कौन कौन से? एक हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, और एक वोल्फ किश्नर होता है। वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो ये आपके क्या है कि रिडक्शन रिएक्शन है। उसी तरीके से इसका ऑक्सीडेशन भी रिएक्शन पढ़ना है। ऑक्सीडेशन इसका महा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रिएक्शन कराना है टॉलेंस रिएजेंट और उसके बाद फेहलिंग सॉल्यूशन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कंफर्म ना? अच्छा, सारी चीजें आपको नोट करते चलना है। जब इतनी सारी चीजें पढ़ लोगे तो देखो, बेंजल्डिहाइड बनाने के एक अलग रिएक्शन आते हैं जिसको हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। और उसके बाद एक होता है गाटरमान कोच रिएक्शन। ये सारे जितने भी नेमिंग रिएक्शन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके साथ आप कोई समझौता नहीं करने वाले हो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो, ये आपके हो गए एल्डिहाइड कीटोन के इतने सारे रिएक्शन। उसके बाद इसमें बचता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमको पहले बनाना कैसे है, फिर उसके बाद इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या पढ़ोगे? बस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम इसके एमओपी की बात करें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो देखो पहला क्या पढ़ना? सबसे पहले आपको बाई हाइड्रोलिसिस के थ्रू आपको इसको बनाना है। तो किसका हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। तो एक तो एल्किल साइनाइड के साथ, दूसरा एसिड हैलाइड, तीसरा हो गया एस्टर के द्वारा, और उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड। इनके द्वारा आपको बनाना है। कंफर्म ना? एक और मेथड है जिसको हम कहेंगे बाई ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट के थ्रू इनको बनाना है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो इसकी कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। डी कार्बोक्सिलेशन, एक है डी कार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन इसका जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका डिहाइड्रेशन। उसके बाद HVZ रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन इसको कहते हैं। उसके बाद आपको यहां से देखना है रिएक्शन विथ NH3 अमोनिया। ये बस कार्बोक्सिलिक एसिड में बस इतना ही 3-4 हेडिंग आपको पढ़ के जाना है, बाकी कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट हेडिंग। अब आपको पढ़ना है एमीन के हेडिंग। ठीक है, तो एमीन में देखो क्या है। अब एमीन देखो, एमीन तो जो एमीन है ये भी अगर हम चैप्टर की बात करें तो इसके जो मार्क्स हैं वो है 6 बोर्ड के पर्पज से। अब एमीन को बनाने का जो मेथड है एमओपी, पहला है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, पिछले साल भी पूछा था ये। ठीक है, और एक है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों के दोनों, समझ गए। और एक है बाई रिडक्शन,
रिडक्शन के द्वारा आपको एमीन बनाना, चूंकि एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन होते हैं। कंफर्म होना। तो ऊपर के जो 2 हेडिंग है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ यही 2 आपको 3 हेडिंग क्या है पढ़ना है बनाने के पर्पज से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के पर्पज से। अब आपको मूव करना है केमिकल प्रॉपर्टीज के तरफ से। ये केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें से सबसे पहला हेडिंग है रिएक्शन विथ HNO2, नाइट्रस एसिड पढ़ते हो। अब देखो इसमें क्या है कि नाइट्रस एसिड का रिएक्शन 1 डिग्री एमीन के साथ भी कराना है, 2 डिग्री एमीन के साथ भी कराना है, और उसके बाद 3 डिग्री एमीन के साथ भी कराना है। ठीक है, ये पहला है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, ये पहला मेरा हो गया। अगर हम दूसरे रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन विथ हिंग्सबर्ग रिएजेंट, तो इसमें भी क्या है कि 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन कराना है, 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन कराना है, और 3 डिग्री एमीन के साथ। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको पूछता क्या है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के बीच में डिफरेंस बताइए, इनके बीच में डिफरेंशिएट करिए। तो जब आप ये पढ़े रहोगे तो दोनों में से किसी रिएक्शन को उठा के लिख दोगे तो तुम्हारा वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगला क्वेश्चन तुमसे जो पूछेगा वो क्या पूछने वाला है बताओ। ये पूछेगा कि 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बताना है। तो इन्हीं दोनों रिएक्शन से आप इसको कवर कर लेना। कंफर्म होना। अच्छा, अब उसके बाद एक आपसे रिएक्शन पूछता है, वो रिएक्शन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा देखो एसाइलेशन। एसाइलेशन, तो एसाइलेशन जब भी कहना तो ये एसिड हाइलाइड से रिएक्शन करा देना या तो एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा लेना। और उसके बाद एक होता है बेंजाइलेशन। तो बेंजाइलेशन का मतलब हो गया कि आपको इससे रिएक्शन कराना है। कंफर्म है। अब क्या है कि ये आपको पढ़ना है कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये कार्बिल एमीन रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी फेमस है। तो ये नेमिंग रिएक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कंफर्म होना। अब एक लास्ट देखो, इसमें क्या है कि एक हेडिंग पूछेगा बेसिक नेचर ऑफ एमीन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। कंफर्म ना। एनिलीन फेडरक्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता, ये बात याद रखेंगे। ये आपके ऑर्गेनिक के ये सारे क्वेश्चन, ये मतलब इतने सारे टॉपिक थे, ठीक, जो आपको पढ़ के जाना है। बायोमॉलिक्यूल्स जो है बचता है, बायोमॉलिक्यूल्स 7 मार्क्स का है। तो बायोमॉलिक्यूल्स भी आप देख लो कि बायोमॉलिक्यूल्स में आपको पढ़ के क्या जाना है। बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स अगर इसके मार्क्स की बात करो तो 7 मार्क्स का है। कंफर्म ना। अगर बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करो। कार्बोहाइड्रेट की इसकी तो डिफिनीशन ही पढ़ के जानी, डिफिनीशन कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं। फिर उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद आपको पढ़ना है ग्लूकोज। ग्लूकोज में केवल और केवल आपको फोकस करना है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पूछता है, कहता है कि प्रूफ करे, टू प्रूफ कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, टू प्रूफ ग्लूकोज कंटेन 5 OH ग्रुप,
कि 5 OH ग्रुप रखता है, ग्लूकोज जो होता है वो CHO ग्रुप रखता है, ग्लूकोज जो होता है वो स्टेट चेन रखता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपसे पूछता है। अगर मान लो क्वेश्चन में कभी इसने कह दिया कि आप प्रूफ करो कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं, तो उसके साथ उसके लिए रिएक्शन किससे कराओगे? रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड, या तो डायरेक्ट आप यही से उठा लेना। फिर आपसे कहता है कि प्रूफ करे कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप है, तो आपको रिएक्शन कराना होगा H2NOH हाइड्रोक्सिल एमीन या तो HCN के साथ। स्टेट चेन पूछेगा तो आपको क्या करना रहेगा? रिएक्शन कराना रहेगा रिएक्शन विथ HI। अब उसके बाद इसका हमको करना क्या है कि जब ग्लूकोज आप में ये सारी हेडिंग पढ़ लोगे तो फिर आपको इसका पढ़ना रहता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो पढ़ते हैं ना, ऑक्सीडेशन वो ब्रोमीन वाटर के साथ और HNO3 के साथ। तो ये तो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ब्रोमीन वाटर वाला स्पेशली इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए ना। अब क्या पूछेगा कि आपसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज और फ्रक्टोज, या तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों के स्ट्रक्चर को पूछता है। कार्बोहाइड्रेट में बस और बस आपको इतना पढ़ लेना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बाद इसका जो मतलब बायोमॉलिक्यूल्स का जो नेक्स्ट यूनिट है वो मान लो हो गया मेरा प्रोटीन। तो प्रोटीन में क्या क्या पढ़ना है कि पहले तो आपको इसकी डिफिनीशन है कि प्रोटीन किसे कहते हैं, फिर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कि ये जो प्रोटीन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। फिर आपको पढ़नी है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के पास पढ़ना है इसके टाइप्स। जब एमिनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं तो पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं। तो ये पूछता है कि व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। और उसके बाद डीनेचर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डीनेचर। ठीक है, ज्विटर आयन। उसके बाद प्रोटीन का स्ट्रक्चर पूछेगा। तो प्रोटीन के जो होते हैं ना 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, जिसमें से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्म हो ना। ये है आपके प्रोटीन। प्रोटीन के बाद आपको इसमें से पढ़ना रहता है, अगला जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो आपको पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड देखो, पहले न्यूक्लिक एसिड की तो डिफिनीशन ही आप पढ़ लेना। न्यूक्लिक एसिड कहते किसे हैं। न्यूक्लिक एसिड जब पढ़ लोगे, इसकी डिफिनीशन पढ़ लोगे, तो आपको पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ डीएनए। आपको पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ डीएनए। फिर आपको पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फिर आपको क्या पढ़ना है, कंपोनेंट ऑफ आरएनए। जब कंपोनेंट ऑफ आप आरएनए पढ़ लोगे और उसके बाद आपको पढ़ना है कि ये इसके जो टाइप्स हैं वो भी पढ़ना है। ये 3 टाइप्स के होते हैं ना, ये भी आपको पढ़ना है। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन
DNA और ये RNA, DNA और RNA के बीच में आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको एक पढ़ना है DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगर प्रिंटिंग। बस आपको न्यूक्लिक एसिड में इतना ही हेडिंग पढ़नी है। न्यूक्लिक एसिड के बाद एक छोटी सी हेडिंग आती है एंजाइम की, एंजाइम। तो एंजाइम की डिफिनीशन, फिर इसका एग्जाम्पल, फिर इसका मैकेनिज्म कि ये काम कैसे करता है। नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विटामिन्स की बात करो, विटामिन्स। तो विटामिन्स में क्या है ना कि विटामिन्स देखो, एक तो होता है, देखो इससे केवल ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और उसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन, और उसके बाद आपको केवल पढ़ लेना है कि किस विटामिन का क्या केमिकल नेम है, ठीक है। तो विटामिन बी मत पढ़ना, विटामिन ए आपको क्या पढ़ना है कि विटामिन कौन कौन सा पढ़ना है, विटामिन आपको पढ़ना है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो इसमें ये पूछेगा किस विटामिन की कमी से कौन सा डिफिशियंसी होता है, समझ रहे हैं, कौन सा डिजीज होता है, कंफर्म हो ना, ये बात आपको सीख लेना है, और किस विटामिन का क्या नेम है, ठीक है। अब देखो, जब इतना सारा टॉपिक आप पढ़ लिए हो तो आप अपना लास्ट में कंक्लूजन निकाल लेना कि तुमको पढ़ाई करनी कैसे है, ठीक है। आई होप कि आपको सारे के सारे ये जो कॉन्सेप्ट है, पढ़ने का जो तरीका है, काफ़ी अच्छा आया होगा। हम आपके अच्छे रिजल्ट की कामना कर रहे हैं। ओके।